आध्यात्मिक लड़ाकू योद्धा गौरव बख्शी। अध्याय 2। वह ऐसे सो गया मानो बेहोश हो गया हो। जब गौरव बख्शी की नींद खुली तो सूरज बीच आसमान से पश्चिम की ओर खिसक रहा था। वह आधे दिन से ज्यादा सो चुका था। बिस्तर पर लेटे लेटे गौरव बख्शी छत को घूर रहा था। ये वह नजारा था जो उसने पिछले कुछ सालों से देखा था। यहाँ वहाँ की दरारों से लेकर लटकते हुए मकड़ी के जाले तक सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे इस जगह पर समय रुक गया हो। धत तेरी की। गौरव बख्शी ने अपना सिर हिलाया और खुद को बिस्तर से बाहर धकेल दिया। इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने के बावजूद उसे यह सोचकर दुख हुआ कि वो अभी भी इस आवाज को छोड़ नहीं पा रहा है। अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, गौरव बख्शी। उसने खुद को प्रोत्साहित किया। यद्यपि वास्तविकता कठोर थी, फिर भी वह इस आशा से चिपका रहा कि यदि वह दृढ़ निश्चयी रहा और पर्याप्त धन बचा लिया तो वह जल्द ही स्वर्गमणि संप्रदाय के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर खरीद सकेगा। उसने जल्दी से घर के एक तरफ स्थित कुएं पर अपना चेहरा धोया। चाह टोपी हुप। आवास के सामने स्थित प्रशिक्षण मैदान से लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक बाहरी योद्धा समूह के योद्धाओं को आध्यात्मिक लड़ाकू योद्धा की तकनीक का अभ्यास करते देखा जा सकता था। वे सभी एक बुनियादी कौशल का अभ्यास कर रहे थे जिसे हर किसी को बाहरी योद्धा समूह में प्रवेश करने पर सीखना था। प्रशिक्षण में पसीना बहाते उनके अपरिचित चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे हाल ही में यहाँ आए हैं। गौरव बख्शी को वे दिन याद आ गए जब वह भी कभी ऐसे ही था। गौरव बख्शी ने बाहर जाने से पहले कुछ देर तक नए रंगरूटों को प्रशिक्षण लेते देखा। आज रात भी आप शाम की शिफ्ट में हैं, है ना? क्या आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलने जा रहे हैं? हे। कुछ जाने पहचाने चेहरे उसे चिढ़ा रहे थे। गौरव बख्शी ने उन्हें एक संक्षिप्त जवाब दिया और वह वहां से चला गया। 5 साल से एक ही सैनिकों के निवास में रहने के कारण वे सभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इस जगह पर गोपनीयता का सवाल ही नहीं उठता था। गौरव बख्शी सैनिकों के निवास से बाहर निकलकर सड़क पर चला गया। जैसे ही वह सैनिकों की छावनी से बाहर निकला, दृश्य बदल गया। सड़क के किनारे बहुत सी दुकानें थीं, जिनमें बहुत से लोग आते जाते थे। ये कहना सुरक्षित था कि यह किसी भी आम सड़क की तरह ही लग रही थी। स्वर्गमणि संप्रदाय को साम्राज्य की सीमाओं को पार किए हुए काफी समय हो गया था। ये तथ्य कि उन्होंने इस तरह से बाहरी शासन को जनता के लिए खोल दिया था, उनकी ताकत और आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बताता है। भले ही दुनिया 10 अलग अलग गुटों में विभाजित थी, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्गमणि संप्रदाय की बराबरी नहीं कर सकता था। ये बिना कारण नहीं था कि उन्हें सर्वोच्च अधिपति नंबर 1 संप्रदाय कहा जाता था। गौरव बख्शी अब परिचित सड़कों पर चुपचाप चले जा रहे थे। 5 साल तक स्वर्गमणि संप्रदाय में रहने के बाद वह सड़क पर काफी लोगों को जानता था। आध्यात्मिक लड़ाकू योद्धाओं के परिवार थे जो स्वर्गमणि संप्रदाय का हिस्सा थे, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से दुकानें खोली थीं। वे सभी अपनी आजीविका पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अचानक गौरव बख्शी के चेहरे पर ईर्ष्या की झलक उभरी। वे सभी किसी न किसी के परिवार का हिस्सा थे, और शाम को उनके साथ खाने के लिए कोई न कोई होता था। वे एक साधारण और सामान्य जीवन जीते थे, और वह उनसे ईर्ष्या करता था। तभी गौरव बख्शी ने धीरे से आह भरी। रो मत, मूर्ख। अगर तुम पिटाई से नाराज हो, तो तुम्हें अपने दांत पीसकर लड़ना चाहिए। तुम भागकर क्यों रो रहे हो? अचानक एक छोटी लड़की की तीखी आवाज गौरव बख्शी के कानों में पड़ी। गौरव बख्शी ने अनजाने में अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि एक लड़का जो मुश्किल से 10 साल का लग रहा था, रो रहा था, और उसी उम्र की एक लड़की उसे डांट रही थी, अपने हाथों को कमर पर रखे हुए। लड़के का चेहरा सूजा हुआ और चोटिल था, मानो किसी ने उसे पीटा हो। लड़की लड़के के चेहरे की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में बोल रही थी। लड़की की त्वचा बहुत गोरी थी और उसके चेहरे के भाव इतने नाजुक थे कि वह गुड़िया जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी काली काली आंखें जो आसमान में चमकते सितारों की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में चमक सिर्फ बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं थी। अचानक लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। चल दर, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? बातें करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। लड़की ने झिझकते हुए लड़के का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। संयोग से जिस दिशा में लड़की जा रही थी, वह गौरव बख्शी के रास्ते से मेल खाता था। गौरव बख्शी अनजाने में लड़की का पीछा करने लगा, और इस तरह वह उनकी बातचीत को और भी साफ सुन सका। क्या तुम इसी तरह मार खाते रहना चाहते हो? कोई आदमी इतने कमजोर स्वाभिमान के साथ कैसे जी सकता है? मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे सब मुझ पर टूट पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनमें से कितने लोग थे
क्या उनमें से कितने लोग आप पर कूद पड़े? F4 उनमें से 4। सोनाक्षी राव के छोटे भाई को छूने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे मरे हुए मांस हैं। सोनाक्षी राव ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और उसकी आंखें चमक उठी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई और लड़के को पीछे छोड़ दिया। पीछे छूटा लड़का असहाय होकर बस उसकी पीछे हटती हुई आकृति को घूर सकता था। ये बुरा है। लड़का चकित होकर बुदबुदाया। सोनाक्षी राव की आकृति तुरंत गली में गायब हो गई। गौरव बख्शी ने उस गली को उत्सुक नजरों से देखा जहां सोनाक्षी राव गायब हो गई थी। आह सा मुझे बचाओ, तुम चुड़ैल हो। तभी गली के अंदर से बच्चों की चीखें गूंजने लगी। उनकी आवाजें खौफ से भरी थीं। जिज्ञासावश गौरव बख्शी ने गली में झांक कर देखा। जैसे ही उसे पता चला, 4 लड़के भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे आंसुओं और नाक के पानी से सने हुए थे। वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे। उनमें से एक गौरव बख्शी के पेट से टकराया और जमीन पर गिर गया। तुम ठीक हो? उफ, ये सब लानत है। लड़के ने गौरव बख्शी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि गली की ओर घूर कर देखा और भाग गया। चेट, छोटे फ्राइज। तभी सोनाक्षी राव गली से बाहर निकली और अपने हाथों से धूल झाड़ने लगी। गौरव बख्शी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पाया कि सोनाक्षी राव जैसी युवा लड़की अपनी ही उम्र के 4 लड़कों को कैसे डराने में कामयाब रही। लड़कों पर आध्यात्मिक लड़ाकू योद्धा का इस्तेमाल करने के उसके कोई संकेत भी नहीं थे, इसलिए उसने कोई और तरीका अपनाया होगा, लेकिन गौरव बख्शी यह नहीं समझ पाया कि वह क्या था। अचानक सोनाक्षी राव ने गौरव बख्शी को तीखी नजर से देखा। आप कौन हैं? बस एक राहगीर। तो फिर तुम क्यों नहीं गुजर रहे हो? गौरव बख्शी ने सोनाक्षी राव के उत्तेजक शब्दों पर कंधे उचका दिए। मैं तो बस उत्सुक था। तुम्हें पता है कि जिज्ञासा में बिल्ली को मार दिया जाता है ना? बस मजाक कर रहा था, हे। अचानक सोनाक्षी राव खिलखिलाकर मुस्कुराई। गौरव बख्शी ने उसके अचानक प्रसन्न भाव को देखकर अपना सिर हिलाया। आपको सचमुच अन्य लोगों को डराना और आश्चर्यचकित करना पसंद है ना? मैंने ऐसा बहुत सुना है, लेकिन बूढ़े आदमी, आप बाहरी योद्धा समूह से एक योद्धा होना चाहिए, है ना? आप कैसे जानते हो? बाहरी योद्धा समूह के आध्यात्मिक लड़ाकू योद्धाओं के अलावा और कौन ऐसे देहाती वस्त्र पहनेगा? गौरव बख्शी ने सोनाक्षी राव के शब्दों पर मुंह बनाया। जैसा कि उसने कहा, ये वस्त्र बाहरी योद्धा समूह का प्रतीक है। बाहरी योद्धा समूह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के इसे पहनना पड़ता था। ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग मणि संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो बस थोड़ा सा जानती हूँ। वास्तव में, तुम्हारा नाम क्या है, बूढ़े आदमी? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें मालूम है। गौरव बख्शी की उम्र अभी 20 साल ही थी। वह अभी भी अपने यौवन के चरम पर था, इसलिए एक युवा लड़की द्वारा उसे बूढ़ा कहना उसे अच्छा नहीं लगा। तो क्या मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहना चाहिए? कोई बात नहीं। तो बड़े भाई, आपका नाम क्या है? गौरव बख्शी। यह एक अजीब नाम है, इसलिए इसे याद रखना आसान है। सोनाक्षी राव धूर्तता से मुस्कुराई। वह जितना ज्यादा उसे देखता, उतना ही ज्यादा अजनबी महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे वह किसी 10 साल की लड़की को नहीं, बल्कि दशकों से जिंदा सांप को देख रहा हो। गौरव बख्शी ने सोनाक्षी राव को देखते ही भौहें सिकोड़ ली। तभी सोनाक्षी राव का छोटा भाई आया और उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, बड़े भाई। मेरी बहन बहुत बदतमीज है ना? नहीं, सब ठीक है। मेरा नाम मुकुल कुमार राव है। मैं अपनी बहन की ओर से माफी मांगता हूँ। चुप हो जाओ, बेवकूफ छोटे भाई। मैंने तुम्हारे लिए उन कमीनों को पीटा है, उसके बाद तुम मुझे नीची नजर से कैसे देख सकते हो? बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अनिर्णायक हैं, इसीलिए आप उन चीजों से पीटे जा रहे हैं। आह, सचमुच। बातें बंद करो और मेरे पीछे आओ, बेवकूफ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तो फिर तुम अवश्य ही मूर्ख होगे। वास्तव में, बस मेरा पीछा करो। छी। मुकुल कुमार राव को अंततः अपना सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि वह सोनाक्षी राव की जिद को मात देने में असमर्थ था। तो भाई गौरव बख्शी, अगली बार फिर मिलेंगे। सोनाक्षी राव तुरंत मुकुल कुमार राव के साथ गायब हो गई। गौरव बख्शी ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कोई अजीब सपना देखा हो। सोनाक्षी राव और उसके भाई ने जो यादें उसके मन में छोड़ी थी, वे बहुत गहरी थी। सभी प्रकार की बातें घटित होती हैं। गौरव बख्शी ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह उस गली से गुजरा जहां सोनाक्षी राव ने अपने भाई की पिटाई करने वाले लड़कों की पिटाई की थी, उसे अपनी मंजिल दिखाई दी।
गौरव बख्शी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। एक बड़ी हवेली के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था भव्य पाताल संगीतशाला। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा स्थान था जहां संगीतकारों का पालन पोषण और शिक्षा होती थी। जैसे जैसे स्वर्ग मणि संप्रदाय दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय बन गया, हर जगह भोज आयोजित किए जाने लगे और प्रदर्शन करने के लिए संगीतकारों की जरूरत पड़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए भव्य पाताल संगीतशाला की स्थापना की गई। यह एक ऐसी जगह थी जो संगीतकारों को प्रशिक्षित करने में माहिर थी। गौरव बख्शी साहपूर्वक इमारत में चला गया। उनकी मंजिल इमारत के बीचों बीच एक शांत कमरा था। ये वह जगह थी जहां भव्य पाताल संगीतशाला में वाद्य यंत्रों का अध्ययन करने वाले संगीतकार मुख्य रूप से रहते थे। जैसे ही वह वहां पर पहुंचा, एक ताजा आवाज ने उसका स्वागत किया। गौरव। एक रहस्यमयी महिला तेज गति से गौरव बख्शी के पास पहुंची। शानदार पैटर्न वाली लाल रेशमी पोशाक पहने वह महिला अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी से भरी हुई थीं, और उसकी ऊंची नाक के नीचे स्थित उसके छोटे होंठ बहुत लाल थे। जब वह हाथ में एक सितार लेकर उसकी ओर बढ़ी, तो उसका रूप परियों की तरह सुंदर था। गौरव बख्शी ने मंत्रमुग्ध भाव से उस महिला को देखा। सिमरन। उस महिला का नाम सिमरन ग्रोवर था। वह गौरव बख्शी की प्रेमिका थी जिसने अपना बाकी जीवन उसके साथ बिताने का वादा किया था। उसकी उससे मुलाकात 3 साल पहले हुई थी जब वह गहरी निराशा में था। उसकी तरह वह भी एक अनाथ थी जो दुनिया भर में भटक रही थी और उसे अभी तक स्वर्ग मणि संप्रदाय में जगह नहीं मिली थी। दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया और वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। हालांकि वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी संगीत की समझ असाधारण थी। उसकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया गया और उसे भव्य पाताल संगीतशाला में स्वीकार कर लिया गया, जहां उसकी और उसके प्रेमी की मुलाकातें जारी रहीं। सिमरन ग्रोवर, गौरव बख्शी की आशा और चांद की रोशनी थी। तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? कुछ काम के कारण मैं ठीक से सो नहीं सका। वास्तव में, क्या आपके लिए काम करना थकाने वाला हो गया है? थक गए? बिल्कुल नहीं, मैं जो करता हूँ, उससे मुझे प्यार है। सिमरन ग्रोवर ने धीरे से मुस्कुराते हुए अनजाने में अपनी लाल रेशमी पोशाक को सहलाया। स्पर्श मोहक रूप से चिकनी लगी, सांप की तरह, बिना किसी एक भी झंझट के। क्या यह नई ड्रेस है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे ये कुछ समय पहले ही मिली। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ये महंगा लग रहा है। मैंने थोड़ा ज्यादा काम किया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं गरीब और जर्जर दिखूंगी, तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। ज्यादा चिंता मत करो, मैं अन्य क्षेत्रों में भी कटौती कर रहा हूँ। ठीक है। सिमरन ग्रोवर की मुस्कान पर गौरव बख्शी की अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई। गौरव बख्शी जितने लोगों को जानता था, उनमें सिमरन ग्रोवर सबसे खूबसूरत महिला थी। उसने उससे ज्यादा खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी, और ये तथ्य कि उसके जैसी खूबसूरत कोई लड़की उससे प्यार करती है, उसे एक सपने जैसा लगा। गौरव बख्शी ने अपनी बाहें फैलाईं और सिमरन ग्रोवर को गले लगा लिया। सिमरन ग्रोवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गौरव बख्शी की चौड़ी छाती में समा गई। सिमरन ग्रोवर के शरीर से एक सुखद सुगंध निकल रही थी। उसकी त्वचा को सूंघने मात्र से गौरव बख्शी को ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया की उसकी सारी चिंताएं और मुश्किलें पिघल रही हों। मुझे तुमसे प्यार है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे की खुशबू में सांस लेते हुए प्यार के शब्द फुसफुसा रहे थे। बस धैर्य रखो, जल्दी या बाद में, मैं अपना एक छोटा सा घर खरीद लूंगा। एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा, तो हम साथ रह सकेंगे। जल्दी मत करो, मेरे प्यारे। मैं पहले से ही काफी खुश हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं असुरक्षित हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे चिंता है कि कोई और तुम्हें ले जाएगा। गौरव, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं करता हूँ। तो फिर ठीक है, आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है। अब जाओ, तुम्हें अपनी रात की पहरेदारी के लिए बाहर जाना है। सिमरन ग्रोवर ने मुस्कुराते हुए गौरव बख्शी की बाहों से खुद को अलग कर लिया। गौरव बख्शी ने उसे हसरत भरी निगाहों से देखा। उसका चेहरा डूबते सूरज की चमक से रंगा हुआ था। मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। एक उदास नजर से गौरव बख्शी ने एक बार फिर उसका छोटा, मुलायम हाथ पकड़ लिया और छोड़ दिया, फिर मुड़कर चला गया। भव्य पाताल संगीतशाला से निकलने से पहले गौरव बख्शी ने आखिरी बार पीछे देखा, लेकिन सिमरन ग्रोवर कहीं नजर नहीं आई। हालांकि उसे लगा कि वह किसी जरूरी काम से गई होगी, लेकिन वह थोड़ा निराश हुआ। गौरव बख्शी ने अपने अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। हाल ही में, वह इन अनावश्यक विकर्षणों से भरा हुआ था।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दीवारों के पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जैसा कि सिमरन ग्रोवर ने कहा था, उसकी रात की पहरेदारी का समय हो गया था। आज जिस स्थान पर उसे पहरा देना था, वह स्वर्ग मणि संप्रदाय के ठीक सामने वाले गेट पर था, वही स्थान जहां वह सुबह मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त था।